आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात होगी उस पाकिस्तान की जो चौतरफा घिरता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के भीतर जबरदस्त अनरेस्ट है, सिंध से लेकर पंजाब तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में विरोध बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीटीपी के लड़ाके मुनीर की फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के 14 जवानों को मार गिराया, 4 टैंक जला दिए गए, एक जेट ढेर कर दिया। पाकिस्तान पर तालिबान का करारा प्रहार। मुनीर की आर्मी पर टीटीपी का गुरिल्ला अटैक। तालिबान ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को उड़ाया। हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। डुरंड लाइन पर जबरदस्त संग्राम। मुनीर आर्मी पर टूटा टीटीपी का कहर। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है। मुनीर की आर्मी पर तालिबानी कहर बनकर टूट रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके एक बार फिर पाकिस्तान में एंटर कर चुके हैं। मुनीर की आर्मी पर घात लगाकर वार कर रहे हैं। टीटीपी के लड़ाके मुनीर आर्मी पर गुरिल्ला अटैक कर रहे हैं। टीटीपी पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर रही है। पाकिस्तानी फौज और तालिबान के बीच आमने सामने की जंग चल रही। टीटीपी के लड़ाके कहर बनकर मुनीर की फौज पर टूट रहे हैं। टीटीपी के लड़ाकों ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। डुरंड लाइन के पास तालिबान ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया। अफगानी मीडिया का दावा है कि यह पाकिस्तान का जेट जिसे तालिबान ने मार गिराया। हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को चुन चुनकर मार रहे हैं। यह तस्वीर खैबर प्रांत के आका खेल की है, जहां घात लगाकर बैठे टीटीपी के लड़ाके बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानी फौज के जवानों को मार रहे हैं। हालात यह है कि टीटीपी के डर से पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पर बनी चौकियों को छोड़कर भाग रही है। यह तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू की है, जहां टीटीपी के लड़ाकों ने मुनीर की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी के डर से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी के जवान बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। टीटीपी के लड़ाके इसका वीडियो भी बना रहे हैं। ये जो बख्तरबंद गाड़ी दिख रही है वो पाकिस्तानी आर्मी की, इसमें पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। टीटीपी के लड़ाके यही बता रहे हैं कि उनके डर से मुनीर की फौज दुम दबाकर भाग रही। अफगानी मीडिया का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के 4 टैंकों पर कब्जा कर लिया है और उसमें आग लगा दी। साथ ही पाकिस्तान के 14 जवानों को मार गिराने का दावा भी किया है।
जो मुनीर दुनिया भर में शेखी वघारता फिरता है, उसकी फौज पाकिस्तान में ही घिरती जा रही है। तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में कब्जा जमाता जा रहा है, मुनीर के जवानों को बंधक बना रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर मुनीर की फौज की जगह टीटीपी के लड़ाके दिख रहे हैं। सड़कों पर टीटीपी के लड़ाके सेलिब्रेट कर रहे हैं। दरअसल इस जंग की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की गई। मुनीर की फौज ने कायराना करतूत किया, सीज फायर तोड़ा और अफगानिस्तान पर हवाई अटैक किया। पाकिस्तान के हवाई हमले में अफगानिस्तान में दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए थे। इस मुद्दे को भारत ने भी यूएन में उठाया और हवाई हमले की निंदा की। The territorial integrity, sovereignty and independence of Afghanistan. India continues to closely monitor the security situation in Afghanistan. The international community must coordinate efforts towards ensuring that entities and individuals designated by the UN Security Council, the ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, and proxies of the LAT such as the Resistance Front, along with those who facilitate their operations, are no longer indulge in cross-border terrorism. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता टूट चुका है। शांति के सारे प्रयास फेल साबित हुए हैं। पहले कतर ने शांति का प्रयास किया, फिर तुर्की ने मोर्चा संभाला, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। अब सऊदी अरब तालिबान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान के बीच सऊदी अरब मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अफगानिस्तान को बड़ी धमकी दी है। लश्कर के आतंकी कारी याकूब शेख ने कहा कि उसके आतंकी अब अफगानिस्तान में घुसकर अटैक करेंगे। हुकूमत अफगान तालिबान पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर यह एतमाद दें कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होगी। उनकी तरफ से ये ऐलान आना चाहिए कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक गोली भी नहीं चलेगी। अगर इस किस्म का इक़दाम उनकी तरफ से होता है तो पाकिस्तान के उलमा व मशाइख इसको कदर की निगाह से भी देखेंगे और उनकी कदर मंजिलत हमारे दिल में बढ़ेगी। और अगर इस तरह की सूरत हाल नहीं है तो ये बात याद रखें कि दिफाए वतन के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के उलमा व मशाइख, हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह वतन अजीज़ के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। एक जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी हुई है। एक जंग वो है जो लगातार चलती चली जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच की यह विनाशकारी जंग 4 साल से चल रही है। रूस के बारूदी बवंडर से पूर्वी यूक्रेन दहल रहा है, तो यूक्रेनी सेना भी बॉर्डर से सटे हुए रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। मिशन यूक्रेन फतेह, रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के शहर पर कैसे तबाही मचाई, रूस के बड़े तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद नाटो में क्यों मचा है हड़कंप, ज़ेलेंस्की की हिमाकत के बाद क्या जंग की आग और भड़केगी, रूस यूक्रेन युद्ध के एक एक अपडेट को इस रिपोर्ट में समझिए। मिसाइलों और रॉकेट से आग के गोले बरस रहे हैं। एरियल गाइडेड बमों से इलाके के इलाके ध्वस्त हो रहे हैं। मिलिट्री बेस के साथ ही रिहायशी इलाकों में भी तबाही भारी हो रही है। रूस यूक्रेन के बीच 1375 दिनों से भीषण युद्ध जारी है और अब यह विनाशकारी जंग और भी विस्फोटक हो गया है।
रूसी सेना यूक्रेन के अहम शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। एक के बाद एक पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करते जा रही है। ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के सिवेर्स्क शहर की है। डोनेट्स्क के प्रांत के इस शहर पर भी रूसी सेना ने अपना पताका फहरा दिया है। रूसी फ्लैग लहराते रूसी सेना की ये तस्वीर है सिवेर्स्क के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की। Южного военного округа. सिवेर्स्क शहर हमारे कंट्रोल में है। हम शहर के प्रशासनिक भवन में हैं। जीत हमारी ही होगी। Мы находимся в здании городской администрации. Победа! कब्जा करने से पहले रूसी सेना ने शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। मिलिट्री बेस के साथ ही यहाँ के पावर स्टेशन समेत अहम ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी हमले से यह शहर पूरी तरह से वीरान हो चुका है और अब रूसी सेना यहाँ हर जगह अपना फ्लैग लहरा रही है। हम 123वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड, पहली मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने सिवेर्स्क शहर पर कब्जा कर लिया है और उसे मुक्त करा लिया है। जीत हमारी होगी। रूसी सेना ने यूक्रेन के सिवेर्स्क के शहर पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है। रूसी सेना घरों की छतों पर खड़े होकर फ्लैग लहरा रही है। ये तस्वीरें शहर के मौजूद मेमोरियल T-34 टैंक की है। इसकी यादें वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई हैं, जब यूक्रेन का ये शहर सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। फिलहाल इस मेमोरियल T-34 टैंक पर रूसी सेना अपना फ्लैग लहरा रही है। कब्जे के साथ ही रूसी सेना रिहायशी इलाकों में घुस चुकी है और पूरे शहर को कंट्रोल में ले लिया है। хорошую динамику на मैं सभी क्षेत्रों में अच्छी गति देख रहा हूँ। डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों के साथ साथ जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्रों की मुक्ति बड़ी उपलब्धि है। आपकी और जनरल स्टाफ की योजनाओं के अनुसार लगातार और लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और रणनीतिक पहल पूरी तरीके से रूसी सेना के हाथों में है। у противника ничего не получилось. रूसी सेना शहर में बचे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अपार्टमेंट और निजी इलाके में जा रही है और लोगों को जरूरी मेडिकल समेत जरूरी चीजें मुहैया करा रही है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को नए इलाके पर जीत की बधाई दी है और तय प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। सिवेर्स्क शहर की मुक्ति और इस दिशा में सफल आक्रामक अभियानों के लिए दिशाओं में नए हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आक्रमण को महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया है, जिससे यूक्रेनी सशस्त्र बलों को हमारे क्षेत्र से खदेड़ दिया गया है और डोनबास में शांतिपूर्ण जीवन बहाल किया गया है। रूसी सेना अब तक यूक्रेन के करीब 25% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के करीब 85% से ज्यादा बड़े हिस्सों पर रूस का कंट्रोल है। रूसी सेना का यूक्रेन के करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क, खार्किव, लुहांस्क, ज़ापोरिजिया और खेरसन ओब्लास्ट पर रूस ने पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के सिवेर्स्क शहर से पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े और अहम शहर पोक्रोव्स्क और स्लोवियांस्क पर कंट्रोल किया। इससे पहले रूसी सेना ने उत्तरी पूर्वी यूक्रेन के वोयांस्क, योलेश्की और क्रेमटोरस्क पर कब्जा कर लिया था। सिवेर्स्क के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी ताबड़तोड़ बम बरसा रही है, जिससे भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 152 इलाकों में एयर स्ट्राइक का दावा किया है,
जिसमें ज्यादातर हमलों में यूक्रेन की एनर्जी और फ्यूल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। तबाही का यह मंजर उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सुमी शहर का है। आसमान से गिरते बारूदी गोलों से यहाँ भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना यहाँ विनाशकारी एरियल गाइडेड बमों की बारिश करा रही है, जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो रहा है। बीती रात को इलाके के एक दुकान पर बम गिरा, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। बमबारी के बाद चारों ओर मलबा ही मलबा दिख रहा है। राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू टीम लगी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायलों को स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रूसी हवाई हमले के बाद यहां मलबे का अंबार पड़ा है, जिसे मशीनों के जरिए साफ किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने यहां हवाई बमबारी के अलावा मिसाइलों से भी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने 2 मिसाइलों और 83 ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया, जबकि 69 ड्रोनों ने अपने टारगेट पर पहुंचकर भारी तबाही मचाई। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन की पोक्रोवस्क के शहर की है। डोनेट्स्क के प्रांत के इस शहर के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है, जिससे यहाँ भारी तबाही हो रही है। ड्रोन और एरियल गाइडेड बमों से आसमान से शोले गिर रहे हैं। पूरा इलाका मरघट में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें भी पोक्रोवस्क की है, जहां ड्रोन और गाइडेड बमों के हमले से बख्तरबंद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही है। कहीं बमबारी के बाद आग लगी है, तो कहीं धुएं का गुबार उठ रहा है। रूस यूक्रेन के मिलिट्री बेस के अलावा एनर्जी और पावर स्टेशनों पर हमले कर रहा है, तो यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। तबाही की तस्वीरें रूस के यारोस्लावल की हैं, जहां यूक्रेनी सेना ने तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर हमला किया। ड्रोन हमले से रूस का यह तेल रिफाइनरी आग के गोले में तब्दील हो गया है। यह रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े तेल रिफाइनरियों में से एक है। यह रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से करीब 700 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकाने पर हमला बोलकर उसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो अब नाटो को भी युद्ध के और भड़कने की आशंका सता रही है। नाटो ने अपने सभी सदस्य देशों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। नाटो चीफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस का अगला निशाना कोई भी बन सकता है। And how is Putin able to continue his war against Ukraine? The answer is China. China is Russia's lifeline. China wants to prevent its ally from losing in Ukraine. Without China's support, Russia could not continue to wage this war. जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीज फायर की वकालत की है। इलेक्शन का हवाला देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि चुनाव कराने के लिए यूक्रेन में पहले सीज फायर होना चाहिए। If there is a need for elections now, there must be a ceasefire at least during election process and during voting, and this is something that must be discussed. And honestly, we think here in Ukraine that America should speak to the Russian side. पुतिन की सेना तेजी के साथ यूक्रेनी जमीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है, तो इधर अमेरिका के एक और सहयोगी जापान पर भी हमले का खतरा मंडराने लगा है। ताइवान को लेकर चीन लगातार जापान को तेवर दिखा रहा है। चीन का साथ देने के लिए रूस भी आ गया है। उधर जापान के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग की मोर्चाबंदी के बाद अब अमेरिका भी मैदान में उतर आया है। जापानी सागर के ऊपर अमेरिका ने क्यों एटम बम मारने की क्षमता वाले बॉम्बर भेजे। जापानी जेट्स के साथ अमेरिकी बॉम्बर उड़ाकर ट्रंप ने पुतिन और जिनपिंग को क्या मैसेज दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले चीन और रूस ने जापान के पास उड़ाए एटम बम वाले लड़ाकू विमान।
अब जापानी फाइटर जेट्स के साथ अमेरिका ने उड़ाए अपने B-52 बॉम्बर। एक तरफ जापान और अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और चीन। क्या दुनिया की 4 महाशक्तियों के बीच किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है? जापान के लड़ाकू विमानों के साथ अमेरिका ने क्यों उड़ाए परमाणु बम बरसाने वाले B-52 बॉम्बर? चीन और जापान के बीच समंदर में हलचल तेज होती जा रही है। ताइवान को लेकर चीन जापान के बीच तनातनी अब बड़ी मोर्चाबंदी की ओर बढ़ती दिख रही है। चीन के साथ जहां रूस खुलकर आ गया है, वहीं जापान के साथ अमेरिका खड़ा हो गया है। चीन के दरवाजे पर अमेरिका जापान के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जापानी सागर के ऊपर उड़ रहे ये B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। अमेरिकन B-52 बॉम्बर के साथ जापानी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और F-15 लड़ाकू विमान भी गरज रहे हैं। जापान के साथ इस शक्ति प्रदर्शन के लिए अमेरिका ने 2 52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भेजे थे। वहीं अमेरिका B-52 बॉम्बर के साथ जापान के 3 F-35 और 3 F-15 फाइटर जेट हवा में उड़ाए। सवाल है कि अमेरिका ने जापान के साथ मिलकर यह शक्ति प्रदर्शन क्यों किया? क्या अमेरिका चीन को उकसाकर जापान के साथ उसका युद्ध कराना चाहता है? और अगर युद्ध छिड़ा तो क्या अमेरिका जापान के साथ खुलकर मैदान में उतरेगा? जापान सागर से पूर्वी चीन सागर तक युद्ध की हलचल तेज हो गई है। रूस और चीन ने मिलकर जापान सागर से पूर्वी चीन सागर तक परमाणु बम बरसाने वाले विमान उड़ा रहे हैं। नौ दिसंबर को 2 रूसी Tu-95 बॉम्बर, 2 चीनी H-6 बॉम्बर के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। रूस का Tu-95 बॉम्बर और चीन का H-6 बॉम्बर दोनों न्यूक्लियर बम बरसाने की क्षमता रखते हैं। रूस के साथ बॉम्बर उड़ाने से पहले चीन ओकिनावा द्वीप के पास जापान के फाइटर जेट को लॉक करके उसे पूरी चेतावनी दे चुका। जापान का आरोप है कि इंटरनेशनल वाटर्स में चीन ने उनके फाइटर जेट्स को 2 बार लॉक किया। ऐसा हमले से पहले किया जाता है। ये रडार इल्यूमिनेशन बहुत खतरनाक था, जो विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक मानकों से कई अधिक था। ये अत्यंत खेदजनक है कि ऐसी घटना घटी। हमने चीनी पक्ष के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है और ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय करने का पुरजोर अनुरोध किया है। हमारी सरकार जापान के आसपास के हवाई क्षेत्र और समुद्री सीमा में चीनी सेना की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना जारी रखेगी। हम इन क्षेत्रों में पूरी सतर्कता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जापान पर युद्ध का बादल मंडराया तो अमेरिका अब खुलकर उसकी मदद के लिए आगे आया। जापानी सागर के ऊपर और चीन के समंदर के पास अमेरिका के बॉम्बर गरजने शुरू हो गए। जापान और चीन के बीच तनाव विश्व युद्ध की आहट देने लगी। सवाल यह कि क्या जिस जापान की जमीन पर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसे जापान से तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? रूस और चीन को अमेरिका और जापान ने अपने शक्ति प्रदर्शन से जवाब दे दिया है, लेकिन एक मोर्चा ऐसा भी है जहां खुला युद्ध चल रहा है। ये वॉर है थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया। थाई कंबोडिया बॉर्डर पर इस वक्त जंग खुला मैदान बन चुकी है। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, टैंक दोनों तरफ से सब कुछ झोंक दिया गया है। थाईलैंड अंदर घुसकर कंबोडिया के आर्मी बेस को टारगेट कर रहा है। थाईलैंड अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया पर हमला कर रहा है तो कंबोडिया की तरफ से चाइना के वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
थाईलैंड और कंबोडिया में जबरदस्त जंग चल रही है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। थाईलैंड कंबोडिया पर रॉकेट, ड्रोन, F-16 जेट से हमला कर दिया है। सबसे पहले थाईलैंड के भीषण अटैक की तस्वीरें देखिए। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया पर ताबड़तोड़ बम और मिसाइलें बरसाई हैं। कंबोडिया में इस वक्त आग के गोले बरस रहे हैं। कंबोडिया इलाके में घुसकर पहाड़ी इलाके को टारगेट किया गया है। कंबोडियाई इलाके में घुसकर पहाड़ी इलाके को टारगेट किया गया है। रॉयल थाई एयरफोर्स के विमान नॉर्थ बॉर्डर पर कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर बम गिरा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई लड़ाकू विमानों ने प्री विहार और ओडार मींचे की तरफ जाने वाले कॉरिडोर के पास हमला किया है। कंबोडियाई तोपखाने को निशाना बनाया गया है, जहां कंबोडियाई रॉकेट यूनिट्स कई दिनों से काम कर रही थी। थाईलैंड और कंबोडिया फुल वॉर एक्शन मोड में हैं। बॉर्डर से सटे इलाके में दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। थाई सेना के स्ट्राइकर कंबोडियाई ठिकानों पर .50 कैलिबर से फायरिंग कर रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक थाईलैंड प्रहार कर रहा है। इतना बारूद गिराया गया है कि सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। थाई सोल्जर्स ने सा काओ प्रांत के ताकुआन चेक पॉइंट पर कंट्रोल कर लिया है। सेना M1126 स्ट्राइकर गाड़ियों के साथ लगातार फायरिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि कंबोडिया के सैनिक स्थानीय घरों को अपनी पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। थाईलैंड ने अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के एक कैसीनो पर एयर स्ट्राइक की। कैसीनो पर कंबोडिया के सैनिकों का बेस था। थाईलैंड की बमबाजी में कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। थाई आर्मी ने डांगरेक पहाड़ी इलाके पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल जैमर टावर से लैस एक कंबोडियन क्रेन उड़ा दिया। थाईलैंड की पैरामिलिट्री के सोल्जर बनकर रॉयल कंबोडियन आर्म्ड फोर्सेस के ठिकानों पर लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। कंबोडियाई सेना चोंग बोक और चोंग आन मा में थाई ठिकानों पर निशाना बना रही है। थाई ठिकानों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। काउंटर बैटरी फायर मिशन के तहत कंबोडिया टारगेट सेट कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए। एक थाई बॉर्डर पोस्ट को सटीक गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये 300 mm रॉकेट चीन में बने PHL-03 सेल्फ प्रोपेल्ड 1-2 ट्यूब 300 mm लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किए गए थे। ये तस्वीरें थाई कंबोडिया बॉर्डर की हैं, जहां कंबोडिया का एक सैनिक खाई में पोजीशन के लिए फायरिंग कर रहा है, जिसके पास नोरिनको टाइप 56L हथियार है, जो कि मेड इन चाइना है। कंबोडियाई सेना रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्च करने के लिए कर रही है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से थाई सेना की चौकियों पर गोलीबारी कर रही है। कंबोडिया की टैंक और फायर सिस्टम भी बॉर्डर पर भेजा गया है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध की वजह विवादित बॉर्डर और 11वीं शताब्दी के प्री विहार मंदिर पर संप्रभुता का दावा है, और इस वॉर फ्रंट से दुनिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। खासकर साउथ ईस्ट एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ दुनिया में कई वॉर फ्रंट खुले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के विरुद्ध वॉर फ्रंट चला रखा है। जी हाँ, और ये युद्ध जरूरी है। कुछ युद्ध जरूरी होते हैं, ये वैसा ही एक युद्ध है। उत्तर प्रदेश में FIR की डेट बढ़ा दी गई है, जिसके बाद पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव तेज हो गई है। आज लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। इसमें बीजेपी विधायक नीरज बोरा भी शामिल हुए। लोगों के डॉक्यूमेंट्स बाकायदा चेक किए गए।
लखनऊ में बीजेपी विधायक नीरज बोरा पहुंचे हुए हैं फैजुल्लागंज इलाके में, और फैजुल्लागंज इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की झुग्गी झोपड़ी यहां सालों से बसी हुई है। पुलिस महकमा भी साथ में है और विधायक नीरज बोरा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन की जा सके, वो कहां के रहने वाले हैं, आधार कार्ड उनके पास कहां का है, और जो ड्राइव चलाई जा रही है यूपी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसमें किस तरीके के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। विधायक जी, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, और यहाँ जहां हम लोग मौजूद हैं इस समय किस तरीके की शिकायतें आप तक पहुंची थी? देखिए, इस विषय को मैंने 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने इसको उठाया था, और मैं इसके लिए अपने नेतृत्व, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस कड़ाई के साथ उन्होंने ये अभियान छेड़ा है कि घुसपैठियों को निकाला जाएगा और जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको निकाला जाएगा। ऐसे ही ये फैजुल्लागंज का क्षेत्र है जहां पर लगभग इस क्षेत्र में अभी 80-90 परिवारों से मेरा मिलना हुआ, और ये सारे परिवारों के पास जब पूछा गया, इनकी आइडेंटिटी मांगी गई, तो आधार कार्ड इन्होंने दिखाया। और आधार कार्ड में विशेष बात जो देखने को मिली, जैसे मेरा भी आधार कार्ड है तो मेरे नाम के बाद मेरे पिता का नाम होता है, सन ऑफ लिखा होता है। यहाँ पर सारे आधार कार्ड, ये सब देखिए, सब दिख रहे हैं, ये लोग सब यहाँ मौजूद हैं, सब अब इस समय अपने अपने झोपड़ियों में अपने अपने घर में घुस रहे हैं। और इनके आधार कार्ड में देखने को मिला कि कहीं भी सन ऑफ और डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ नहीं लिखा हुआ है, सब केयर ऑफ लिखा हुआ है। यानी कि सारे के सारे आधार कार्ड फेक हैं और जाली बने हुए हैं। इन्होंने उस आधार कार्ड के बुनियाद पर इन्होंने पैन कार्ड, श्रम कार्ड सब बनवाए हुए हैं। सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा होगा, सुविधाओं का लाभ ले रहे होंगे। और यहाँ पर इनके पास लखनऊ का लोकल कोई भी दस्तावेज नहीं है। और जो एनआरसी भी है, उस एनआरसी में एक ही परिवार के यहाँ पे देखने को मिले हैं, सर्टिफिकेट देखने को मिले हैं, जिसमें 10 लोग मेंबर्स हैं, उसमें 4 का रिजेक्टेड है। यानी कि वाइफ है यहाँ पर, हस्बैंड का रिजेक्टेड है, हस्बैंड है यहाँ पर, वाइफ का रिजेक्टेड है। यानी कि ये लोग 100% इनकी मूल नेटिव इनका यहाँ का नहीं है, आसाम का नहीं है, कहीं और का है, कि बाहरी लोग हैं। और इनको 100% जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, इनकी जांच की जा रही है, और पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद हैं, ट्रेंड ऑफिसर्स हैं इसी काम के लिए। उन्होंने खुद अभी जांच की है, और जांच करने के बाद ये पाया है कि इसमें संदिग्ध हैं। इसकी जांच होगी, और इसकी जांच होने के बाद इन सब को डिटेंशन सेंटर भेजा जाना चाहिए। वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इन्हें डिपोट करेंगे। फैजुल्लागंज की बस्ती में मौजूद हैं, जहां पर बड़ा व्यापक अभियान चलाया है यूपी पुलिस ने और यूपी के विधायक नीरज बोरा ने। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बरपटा रोड, असम के। हाँ। ये जो आधार कार्ड आपने बनाया है, जिसको लेकर के हो रहा है कि भाई इसमें सन ऑफ नहीं लिखा है, खाली केयर ऑफ लिखा हुआ है, ये क्या कारण है? कहाँ का ये कहाँ का है? ये तो सिर्फ वो हमारे गवर्नमेंट से पूछा जाए तो इसमें जो बताया गया, विधायक जी जो बताए हैं, तो ये क्यों है, तो ये सब हमारे गवर्नमेंट से पूछा जाए कि सबके आधार में। आप लोग कहाँ के हैं? जी, हम लोग आसाम बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, हमारा कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं 2004 से रह रहे हैं। कोई है मतलब 1-1.5 साल से कोई रह रहा है, कोई 2-3 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है। हम लोग को थाने में हर साल कागज जमा होता है। अच्छा, जो ये एनआरसी आपकी हो रखी है, देखिए एनआरसी में बहुत सारी जहाँ रिजेक्ट लिखा हुआ है, ऐसे सर इसका क्या मतलब है? ऐसा सर बहुत लोगों का आया था। कुछ दिन पहले आप लोग की न्यूज में आया था कि 2 लाख हिंदू का निकला गया और 40,000 मुसलमानों का नाम निकाला गया था एनआरसी से, जो रिजेक्ट हुआ है। तो वही है ये सर, रिजेक्ट कर दिया गया है। जी। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? जी, हम लोग यहाँ पे 3-4 साल हो गया, यहाँ पे 4-5 साल हो गया। क्या काम करते हो आप लोग? हम लोग यही LSM में करते हैं, पहले इको ग्रीन में करते थे। मैं कंपनी बदलती रहती है, हम लोग चेंज होते रहते हैं। आप अपना जरा आधार कार्ड दिखाइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सद्दाम बेग है। सद्दाम बेग आपका नाम है। आपका भी जो आधार कार्ड है उसमें देखिए बरबेटा का पता है, और यहाँ भी केयर ऑफ लिखा हुआ है। ये शुक्र बेग, ये कौन है आपके? ये मेरा पिता है। अच्छा, पिता है आपके? जी। सन ऑफ ना लिख करके केयर ऑफ हर जहाँ लिखा हुआ है। अब सर ये हम लोग तो नहीं बता सकते, ये आप लोग ये आधार कार्ड लीजिए, जांच कीजिए। और ये मेरा वोटर लिस्ट पे नाम भी है, कहीं तो मेरे वोटर लिस्ट पे कहाँ पे आपका नाम है? जी, मेरा आसाम में वोटर है। और अभी हम लोग जो SIR का जो फार्म है, हम लोग अभी भरा के आए हैं। अच्छा, अभी आप लोग चेक कर सकते हैं, हम निकाल के दे रहे हैं आपको। ये जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, सभी का ये कहना है कि उनके अगर आधार कार्ड पे केयर ऑफ लिखा हुआ है, बाकी चीज लिखी हुई है, तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन फैजुल्लागंज इलाके में आकर के विधायक नीरज बोरा का ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, ये पूरा जांच मौके पर बताता है कि किस तरीके से जो सरकार को शंका है, वो बातें ग्राउंड पर सच नजर आ रही हैं।